नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सरकार और अफसरशाही का रिश्ता हमेशा से दिलचस्प रहा है। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन अफसरशाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में जब किसी बड़े अधिकारी और विभाग के बीच खुला विवाद सामने आता है, तो लोग इसके पीछे की वजह तलाशने लगते हैं। कहते हैं कि सत्ता के गलियारों में कभी कभी छोटी दिखने वाली घटनाएं बड़े सवाल खड़े कर देती है। हिमाचल प्रदेश में DIG संजीव गांधी को सरकारी आवास खाली न करने पर 1,80,000 रुपए से अधिक का डैमेज चार्ज लगाया गया है। पहली नजर में ये सिर्फ सरकारी घर और नियमों का मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस विवाद की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे प्रशासन, अफसरशाही और सरकार के रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। संजीव गांधी फरवरी 2026 तक शिमला के SP थे। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो DIG बन गए। नियमों के अनुसार किसी अधिकारी के ट्रांसफर या प्रमोशन के बाद उसे निर्धारित समय के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त अवधि दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आवास खाली नहीं किया गया। इसी आधार पर मार्च, अप्रैल और मई का डैमेज चार्ज लगाकर नोटिस जारी किया गया है। अब नियम है, उनका पालन होना चाहिए और अगर पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक जिस सरकारी आवास में संजीव गांधी रह रही हैं, उसका क्षेत्रफल करीब 3,569 वर्ग फीट है। नियमों के अनुसार तय समय के बाद सरकारी घर में रहने पर 18 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से डैमेज चार्ज लगाया जाता है। इसी आधार पर मार्च, अप्रैल और मई 2026 के लिए कुल 1,80,286 रुपए का बिल बनाया गया है और इसमें 9 पैसे भी जोड़े गए हैं। इसमें अप्रैल और मई महीने का चार्ज करीब 1,28,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि मार्च के बचे हुए 25 दिनों का चार्ज करीब 52,000 रुपए बनता है। यानी हर महीने ये राशि लगातार बढ़ती जा रही है। नोटिस में कहा गया है कि ये रकम तुरंत जमा करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विभाग ये राशि सीधे उनके वेतन से भी काट सकता है। इतना ही नहीं, 1 जून 2026 के बाद से जब तक आवास खाली नहीं किया जाता, तब तक हर महीने नया डैमेज चार्ज जुड़ता रहेगा। यानी जितनी देरी होगी उतना ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी आवास जल्द खाली कर वर्तमान SP को सौंपा जाए। दरअसल ये आवास SP शिमला के लिए निर्धारित है और मौजूदा SP को इसकी जरूरत है। अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्राइमिसेस एंड लैंड एक्ट 1971 के तहत बेदखली की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मामला अब सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच सकता है। लेकिन संजीव गांधी का कहना है कि उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला। उनका यह भी कहना है कि उन्हें नया सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया, इसीलिए वो पुराने आवास में बने रहे। यानी एक तरफ विभाग नियमों की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अधिकारी व्यवस्था की कमी का हवाला दे रहा है। यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। अगर किसी अधिकारी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नया आवास नहीं मिला तो क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी? अगर थी तो क्या उसे उपलब्ध कराई गई? और अगर नहीं तो फिर पूरी जिम्मेदारी केवल अधिकारी पर डालना कितना उचित है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला किसी छोटे कर्मचारी का नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का है। आम आदमी के लिए सरकारी घर, सरकारी गाड़ी और सरकारी सुविधाएं हमेशा चर्चा का विषय रहती है। अक्सर ये सवाल रहता है कि जिन नियमों का पालन आम लोगों से करवाया जाता है, क्या वही नियम बड़े अधिकारियों और नेताओं पर भी लागू होते हैं? हिमाचल की राजनीति और प्रशासन को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि कई बार सरकार और अफसरशाही के बीच मतभेद खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन उनके संकेत जरूर दिखाई देते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों को विभागीय स्तर पर सुलझा लिया जाता है, लेकिन जब मामला मीडिया की सुर्खियां बन जाए और दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से अपनी अपनी बात रखने लगे, तो स्वाभाविक है कि लोग इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। अगर केवल नियमों की बात करें तो सरकार और पुलिस मुख्यालय का पक्ष मजबूत दिखाई देता है। सरकारी आवास किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पद के लिए आवंटित होते हैं। जब कोई अधिकारी एक पद छोड़ता है तो उसे उस आवास की जरूरत अगले अधिकारी को पड़ती है।
यही कारण है कि आवास खाली करने के लिए समय सीमा तय की जाती है। अगर कोई अधिकारी उस समय सीमा के बाद भी सरकारी मकान में रहता है तो नियम उसे अनधिकृत कब्जा मानते हैं। ऐसे में डैमेज चार्ज लगाना कोई नई बात नहीं है। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो सरकार के सामने भी एक चुनौती होती है। अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो आरोप लगता है कि बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। अफसरशाही के नजरिए से भी ये मामला महत्वपूर्ण है। प्रशासन किसी भी राज्य की रीढ़ माना जाता है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों के बीच सार्वजनिक विवाद सामने आने लगे तो इसका असर संस्थाओं की छवि पर पड़ता है। इसीलिए ऐसे मामलों का समाधान नियमों और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप के आधार पर। इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि वेतन से वसूली और बेदखली की प्रक्रिया शुरू करने की भी चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। दूसरी तरफ संजीव गांधी ने भी कानूनी लड़ाई का संकेत दिया है, यानी ये विवाद अभी खत्म होने के बजाय आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस मुख्यालय अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत सही बता रहा है, जबकि संजीव गांधी इसे चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अंतिम सच क्या है, ये आने वाले दिनों में दस्तावेजों, विभागीय रिकॉर्ड और संभवतः अदालत की प्रक्रिया से साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, ये विवाद सिर्फ एक सरकारी मकान का नहीं, इसने प्रशासनिक जवाबदेही, सरकारी नियमों और संस्थागत अनुशासन पर बहस छेड़ दी है। अगर नियमों के अनुसार कार्रवाई हुई है तो ये संदेश जाएगा कि सरकारी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है, और अगर प्रक्रिया में कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उससे भी कई सवाल खड़े होंगे। मुद्दा संजीव गांधी या पुलिस मुख्यालय का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि क्या नियम सब पर बराबर लागू होते हैं और क्या सरकारी संस्थाएं उसी निष्पक्षता के साथ काम करती दिखाई देती हैं। फिलहाल हिमाचल की नजर इस बात पर है कि ये मामला अब किस दिशा में जाता है, और इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।